शिक्षकों का सम्मान और ज़्यादा किया। इसके दौर में शिक्षकों की बहुत ढेर सारी समस्या, शिक्षकों की घटती चली जा रही संख्या में नियुक्तियां हो रही हैं। समस्याएं तमाम है। के साथ महिलाओं के साथ बहुत सहयोग करता है। सेवा से निवृत्त हुई हूँ पर सेवा से विरक्त नहीं। रिटायरमेंट तो एक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 58 सम्मेलन, प्रांतीय स्तर का सम्मेलन बरेली में आयोजित किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर बरेली और बरेली के बाहर से पधारे हुए सभी शिक्षक बंधुओं का और उनके पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों का सम्मान और ज़्यादा किया जाए। जो अपने शिक्षकों का सम्मान करेगा वो खूब तरक्की करेगा। मैं तो हमेशा छात्रों से यही कहता हूँ, अपने शिक्षक से सीखो पूरी तरह से। जो बात समझ में ना आए 4 दफ़ा पूछो शिक्षकों से और शिक्षक का सम्मान करो, तभी तुम उनसे कुछ ले सकते हैं। और यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है बहुत अच्छी बात। शिक्षकों इसमें कुछ मुद्दे भी हैं पुरानी पेंशन को लेकर के, कुछ सरकार के आगे रखे जाएंगे। शिक्षकों के कुछ मुद्दे भी हैं। मैंने उनसे कहा मुझे एक लिख के दें एक पूरा, और मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री को देता। आज के दौर में शिक्षकों की बहुत ढेर सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जो हमारा शिक्षक संगठन सरकार से मांगे रखता है, भले ही वो आंदोलनों के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, उन पर सरकार थोड़ा सा गंभीरता से उनके निस्तारण पर काम नहीं करती है। तो हमने यहाँ हर वर्ष की तरह आज बरेली में भी 58वां जो प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें भी हम लोगों ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव अपने इसमें पारित किया है, जिसके लिए हम लोग अपना संघर्ष का रास्ता तय करेंगे और मांगों को मंगवाने के लिए निरंतर हम लोग संघर्षित रहेंगे। जिसमें प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन की है। बहुत लंबे समय से सरकार से हम लोगों ने जो निरंतर प्रयास किए हैं, उसमें एनपीएस को हटा के अब यूपीएस का जो दायरा सरकार लाना चाहती है, उसमें भी हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा हित है। हमको केवल पुरानी पेंशन चाहिए, इसके लिए हमारा संघर्ष रहेगा। यही बस और ढेर सारी 14 हमारी सूत्रीय मांगें हैं, जिनके लिए हमारा जैसा ही प्रदेशीय नेतृत्व का आह्वान होगा, निर्देशन होगा। आपको आश्वासन क्या मिला है? आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय चेतना रानी, जो जैसा भी निर्देशन हमारे 75 जनपदों को करेंगे, उनके अनुरूप हमारे सभी जिला मंत्री, जिला अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे। अभी बीच में नारेबाजी हुई थी, क्या हुआ था बीच में अभी कार्यक्रम में दौरान? नारेबाजी ये हुई थी कि सैयद में एक कोई सज्जन आए थे किसी भी संगठन से, उनका ये था कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात वो कर रहे थे, क्योंकि हमारे शिक्षक भी यही बात कर रहे हैं कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकती, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती। तो उस पर हमारे साथी कुछ नाराज़ थे। उन्हें लग रहा था कि कोई विशेष व्यक्ति दूसरी तरफ शिक्षक काफ़ी नाराज नजर से आ रहे थे। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि शिक्षकों को तो 1 नेशन 1 आपके इलेक्शन से कोई ज़्यादा लाभ और हानि नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन पर सरकार कदम उठाए। ये है कि हम लोग प्रतिवर्ष ये सम्मेलन करते हैं, तो अब इस वर्ष उधर नहीं हो करके कुछ विलंबित हो गया और ये तय हुआ, तो यही बरेली को सौंपा गया दायित्व। बरेली शहर बरेली ने स्वीकार किया। लेकिन यहाँ यही चर्चा पर चर्चा, हमारे साथ जो शिक्षकों की घटती चली जा रही संख्या में नियुक्तियाँ हो रही हैं, न शिक्षकों को कहीं कुछ किसी प्रकार के जो लाभ दिए हैं उनको वो भी मिल पा रहे हैं। अब ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ही कर रहा, पहले जो ऑफिशिएट करता था उसको मिल जाता था प्रिंसिपल का वेतनमान। लेक्चर के पद खाली होते हैं इंटर्म पढ़ाने वालों के लिए, हाई स्कूल वाले प्रमोट होके जाते थे, LT ग्रेड वाले वो नहीं प्रमोट हो रहे हैं। अब चयन बोर्ड, ये तो चयन आयोग बने हुए धीरे धीरे 8-10 महीने हो गए। कीर्ति गौतम गोरखपुर विश्वविद्यालय की सोशलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है चयन आयोग का। और ये चीज़ें सामान्य थी। एक बार मैंने उनको टेलीफोन किया उनके नेट से निकाल करके, तो उन्होंने कहा हमें सर कुछ गाइडलाइन दे दीजिए, आप लोग पुराने अनुभवी लोग हैं।
तो मैंने कहा भाई ये सदैव पदोन्नतियाँ खोल दी गई। जब कभी चयन बोर्ड आयोग बन गया है, पूरी फंक्शनिंग आपकी नहीं हो रही, अभी आपको सब विभागों की नियुक्तियाँ करनी, तो कहना हमको कुछ गाइडलाइन भेज दीजिए। मैंने गाइडलाइन भी भेज दी। अभी एक दिन महीने 1.5 महीने हो गया कि डायरेक्टर के यहाँ वो आई कि हम सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग करना चाहते हैं, बेसिक की, माध्यमिक की, डिग्री की। तो हमने कहा सबको आप निमंत्रण देती घूम रही हैं, उनके साथ कोई मेंबर थे सदस्य, तो हमने कहा क्यों नहीं आप अपर मुख्य सचिव को पकड़ती हैं, वो सबको बुला करके एक जगह बात करा दे, और जिसके विभाग के काम करेंगी, नियुक्तियाँ देखेंगे, उस विभाग का वही दफ्तर लीजिए डायरेक्टर ऑफिस में, उनका एक कमरा छोटा सा रूम लीजिए, और एक उनका बाबू लीजिए जो तुम्हारा काम देखेगा। सारे अध्याचन नियुक्तियाँ जो प्रदेश में रिटायर्ड होने से खाली हैं, बहुत दिनों से खाली पड़ी हैं, उनका औचित्य देख करके फिर उनका विज्ञापन होगा, तो काम शुरू हो जाए, चाहे बेसिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे डिग्री का हो। तो कहा नहीं अब कुछ करेंगे, जल्दी करेंगे। पर कुल मिला के हमको तो नहीं दिखता कि उनमें इतनी क्षमता नहीं दिखी। मुझे वार्ता टेलीफोनिक की और एक बार रूबरू बात हुई डायरेक्टर ऑफिस में, तो मुझे नहीं दिख रहा। आप देखिए कैसे क्या होता है, सब ऐसे खिलवाड़ हो रहा है शिक्षा के साथ। पद हमारे खाली होते जा रहे हैं इंटर कॉलेजों के। 1 लाख पद अस्तित्व में है, कभी 1,13,500 पद थे इंटर कॉलेजों में, वो परिसीमन हुआ था 12 और 13 के बीच में, मध्य में। तो ये मालूम हुआ कि नहीं, जितने छात्र संख्या उसके रेशियो में ये पद सरप्लस है टीचर है, तो 13,500 पद काट दिए गए प्रदेश के। 1 लाख पद हैं, 1 लाख के अगेंस्ट 68-70 हज़ार टीचर काम कर रहा है। मैंने कहा आंकड़े बतावें तो विभाग बतावे, और इससे ज़्यादा नहीं तो 30,000 पद क्यों नहीं विज्ञापित करके भरे जा रहे हैं? क्यों बेरोजगार घूम रहा, पढ़ा लिखा लड़का अच्छा घूम रहा? तो कुल मिलाकर के नियत तो कुछ ठीक नहीं। सत्ता शासन हाथ में बना रहे, राज सत्ता का उपभोग करें लोग, काम नहीं कुछ हो रहा है। तो आश्चर्य है। और शिक्षकों की दशा कोई सुनने समझना नहीं चाहता, न डायरेक्टर को कोई है, वो उनके बस ऊपरी निर्देशों का पालन करें। शासन स्तर पर जो नीतियाँ बनाने कह दी जाती वो बना दिया उन्होंने, जैसा समझा वैसा उचित। कुल मिलाकर शिक्षा पर जो कोई विद्युत जनों को विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ बैठ करके जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करनी चाहिए। शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए हैं, 8 शिक्षक हैं क्षेत्र के MLC, 8 स्नातक के हैं, कोई संवाद वार्ता नहीं होती। एक बार उनसे कहा गया था कि एडहॉक टीचर हमारा घूम रहा, क्यों नहीं विनियमित होता? और विषय विशेषज्ञ हमारे यहाँ एक जो कंसोलिडेटेड वेतनमान पर रखे गए थे, मुलायम सिंह ने 6 में उनको आमिलित कर दिया था पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में, तो उन्हें भी पेंशन पाने के अधिकारी वो हों। वेतन तो उस अनुरूप जारी हो गया उनका, लेकिन उन्हें विनियमित नहीं किया जा रहा। तो अब हम लोग वार्षिक सम्मेलन इसलिए करते कि हम अपनी वर्तमान और अतीत की समस्याएं, वर्तमान और आगे आने वाले भविष्य के खतरों का आगाह करें, शिक्षक को बतावें। ये सम्मेलन इसीलिए होते हैं वार्षिक। क्या आपको लगता है ये जो वर्तमान सरकार है, ये पूर्ण रूप से इनके अब शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है या उनके प्रति उदासीन है? वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र पर विश्वास करती है। जैसे बड़े बड़े उद्योग जो हैं उनको अडानी अंबानी जैसे माने पूंजीपति जो इस देश के, जिनके हाथ में, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सारा सत्ता है, सारा काम है उनके हाथ में, ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे, किसी को सत्य शिक्षा का भी दायित्व सौंप दे। सरकार स्वयं नहीं कर सकती, बस उस तरफ भाग रहे हैं, बस ये सोच है। अरे वैसे ये जो अभी आपकी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, किस तरह की समस्याओं पर इस पर चर्चा होने वाली है? शिक्षकों की जितने प्रकार की समस्याएं हैं उन सब पर चर्चा होगी। पुरानी पेंशन के लिए चर्चा होगी, कैसे हम आगे संघर्ष करें, आगे के जो भी संघर्ष हैं उसकी रूपरेखा आज तय होगी। हम लोग पुरानी पेंशन कैसे प्राप्त करें, जो और समस्याएं हैं शिक्षकों की विभिन्न, पूरब में विनियमितीकरण की बहुत समस्या है, विनियमितीकरण नहीं हुए हैं बहुत से लोग, और जो मेडिकल क्लेम की बात है, 5 लाख रुपए की तक की चिकित्सीय सुविधा शिक्षकों को जैसे राजकीयों को मिलती है, राजकीय वालों को, ऐसे हम लोगों को मिले, इस पर चर्चा होगी। इस चर्चा को आप आगे कैसे ले जाएंगे? मैंने सरकार तक किस तरीके से बात? संघर्ष के जरिए कार्यक्रम बनाएंगे, होंगे धरना प्रदर्शन जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर, विधानसभा के सामने, इस तरह कार्यक्रम हमारे कभी न कभी होते रहते हैं। अभी क्या तो इस पिछले ही वर्ष में हम 24 से शुरू किया था हम लोगों ने, जिला स्तर पर धरना, फिर मंडल स्तर पर धरना,
और फिर विधानसभा के सामने दिसंबर जनवरी के आसपास धरना दिया। तो ये सब चलाया कार्यक्रम। सरकार आश्वासन देती है, डायरेक्टर से बात हुई है, वो अभी तक केवल आश्वासन ही है। हाँ, मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव को सौंपा, दीपक कुमार जी देखेंगे, कुछ नहीं हुआ। सुना उन्होंने, हाँ देखेंगे, बस बड़ा बुरा हाल है। एक सवाल मैं जनरल और पूछना चाहूँगा। हमेशा देखा जाता है कि शिक्षकों से और भी कई सारे काम कराए जाते हैं, जैसे चुनाव के दौरान कराए जाते हैं, जनगणना कराई जाती है, पोलियो भी कराया जाता है। आपको क्या लगता है कहाँ तक ये ठीक है, या आप लोगों को करने में से थोड़ी हिचक महसूस होती है या खुश होते हैं? बहुत हिचक महसूस होती है, ये लोगों उचित भी नहीं है। इससे शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। बेसिक शिक्षा हमारी प्रभावित होती। हमारे स्कूलों की तरफ लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है कि यहाँ टीचर पढ़ाता नहीं। कुछ तो हो सकता है दायित्व तो बोझ में भी कुछ पिछड़ रहा टीचर, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकारी काम उल्टे सीधे जो लिए जा रहे हैं कि जनगणना करें, पशुगणना करें, कहीं टीका लगवाएं, कहीं कुछ इस तरह के काम जो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं सरकार को ये लगता है कि ये लोग तो बहुत नॉलेजेबल हैं, ये काम बेहतर कर पाएंगे, इसलिए आपको सौंपे जा रहे हैं? मतलब गुड वर्क का मतलब मोर वर्क जैसे होता है। हर चीज़ के कार्यों को करने के लिए अलग अलग विभाग हैं और वो उनका दायित्व है। वो शिक्षक का काम शिक्षा देना है, उससे कोई इतर काम लिए जा रहे हैं। समस्याएं तमाम है, जैसे छुट्टी को लेकर वो समस्याएं रहती हैं कि हमें सीएल के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और तमाम छुट्टियों के समय भी कोई ना कोई काम लगा दिया जाता है। पेंशन को लेकर क्या कहें? पेंशन को लेकर है, पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है ही। विशेष मांग उसी की है कि हम लोग को ऑफिस दिया जाए। अच्छा, शिक्षकों से और भी बहुत सारे काम कराए जाते हैं, जनगणना कराई जाती है, चुनाव का काम कराया जाता है, कुछ और भी काम कराए जाते हैं, कई और जगह भी ड्यूटी लगाई जाती है। क्या लगता है ये शिक्षकों को शिक्षण का ही काम करते रहना देना चाहिए, या फिर कुछ और ये जो काम चल रहा है ये ऐसे भी होता रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे? अब मैंने कहा शिक्षण ही है, कर दिया जाता है, क्या किया जाए। देखिए, समस्याएं तो बहुत सी हैं महिलाओं की, लेकिन उसका समाधान भी गवर्नमेंट भी कर रही है और शिक्षा संघ बराबर प्रयासरत है। और यही वजह है कि आज माध्यमिक शिक्षा संघ में महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और काफ़ी ये शिक्षक संघ हम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सहयोग करता है। और यही वजह है कि आज माध्यमिक शिक्षा विभाग में महिलाएं सुरक्षित भी हैं और अपनी सेवाएं अच्छी तरह से चला रही हैं। अगर शिक्षक संघ तो जब समस्याओं का निपटारा हो जाता है तो हर साल क्यों होता है? देखिए, वो तो एक गैदरिंग होती है, समस्याएं जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तभी तो समाधान होगा उनका। समस्याओं को हमारे अध्यक्ष महोदय साहब, जो हमारे इसके शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, वो नेता हैं हमारे, जब ये समस्याएं सुनेंगे आगे, देखिए समस्याएं तो बढ़ती रहती हैं। हर नए युग में अपने नई शिक्षा पॉलिसी में समस्याएं, नई समस्याएं आ रही हैं, तो समस्याएं तो होती रहती हैं और उनका समाधान जब ये ऐसे सम्मेलन होंगे हर साल तभी तो उनका समाधान होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर साल किसी न किसी शहर में शिक्षण संघ का सम्मेलन होना। आपके जानिब से ये जानना चाहूँगा मैं कि क्या जो वर्तमान सरकार है इसका शिक्षा नीति और सरकारों से अलग है, तो शिक्षकों के हित में या इनके उदासीनता के वजह से दिक्कत भी होती है? कुछ पॉलिसीज़ तो मैं समझती हूँ कि शिक्षक के हित में ही है और शिक्षा के लिए सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है। शिक्षा पॉलिसी में बहुत सी बातें इतनी अच्छी हैं कि वो विद्यार्थियों के हित में भी है और शिक्षकों के हित में भी है। एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा का जो आजकल माहौल यूनिवर्सल चल रहा है, तो उसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हमारी न्यू शिक्षा नीति बनी है और ये काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये सम्मेलन जो है काफ़ी कामयाब रहा है और ऐसे सम्मेलन भविष्य में होते रहना चाहिए। मैं आज 38 साल की सेवा के बाद साहु गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज से एक्स प्रधानाचार्य और आज प्रवक्ता के रूप में रिटायर्ड हुई हूँ। मैं सेवा से निवृत्त हुई हूँ, पर सेवा से विरक्त नहीं हुई। मुझे जो है एक शिक्षक होने का बहुत गर्व है, क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्याओं को बच्चों की करा है। मैं आपको 2-3 बातें अपनी ऐसी बताती हूँ जहाँ शिक्षक होने का गर्व है और मुझे भी अपने साथियों से कहना है जिनको हम छोड़ चले आगे, कि वो एक काम ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर करें जब उन्हें अपने शिक्षक होने का गर्व हो। जैसे मैंने महामहिम आर वेंकटरमण जी से राष्ट्रपति जी से 1993 में अपने मॉडल के लिए, जिसकी मैं मेंटोर थी, सीमा मोदी, राष्ट्रीय पदक पाया था। उसके उपरांत
मैंने 7 बच्चों को अपने पूरे फाइनेंस से, अपनी पूरी लगन से उनको शिक्षित किया है, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं। बाकी जो जिस लायक थे वहाँ तक उनके गंतव्य तक पहुँचाया है। एक और मेरे सामने एक वाकया हुआ, मैं कॉलेज जा रही थी, एक लड़की लौट रही थी बाइक पे बैठे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने अपना जो भी व्हीकल था उसके पीछे मोड़ दिया। वो वहाँ मिली एक होटल पे गेट पर बस स्टैंड के पास और मैंने उसे पकड़ लिया। आज वो बच्ची बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है जो गर्त में जा रही थी। तो हम हमेशा शिक्षा देते हैं, शिक्षा हमारा कभी अंत नहीं होता है और हम सेवानिवृत्त केवल हुए हैं कॉलेज से, बट हम समाज के लिए करते रहेंगे, उसकी कुरीतियों के विरुद्ध लड़ते रहेंगे और अपने साथियों के सम्मान के लिए, अपनी साथियों के उसके संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे। मल्होत्रा, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र आरपुती इंटर कॉलेज। मैंने अपना 34 वर्ष शिक्षा जैसे पुनीत कार्य को, जिसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना था, उसका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं रिटायरमेंट नहीं मानती, मैं मानती हूँ जीवन की एक नई प्रक्रिया आरंभ होगी, एक नई दिशा में मैं कार्य करूँगी। देश, समाज और व्यक्ति विशेष के लिए जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पूर्णतः तैयार हूँ। केवल ये मेरे जीवन का एक परिवर्तन है और मैं इस सम्मान से बहुत खुश हूँ। शिक्षक तो स्वयं ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो समाज, देश और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। और बड़ा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 58वां प्रांतीय सम्मेलन हमारे बरेली के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कराया गया। ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है और शिक्षक संगठन सदैव शिक्षक हित के लिए कार्य कर रहा है। आज हमारे संरक्षक माननीय चेत नारायण जी साहब ने जो अपने भाषण में कहा था कि शिक्षकों के हित के लिए सदैव वो तत्पर रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदैव चंदेल गुट शिक्षकों के हित के ही कार्य करता रहेगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। सर, रिटायरमेंट तो एक प्रक्रिया है स्वाभाविक, जिसमें कि एक समय निश्चित हो जाता है जॉब को ज्वाइन करते ही कि हम कब रिटायर होंगे। जॉब आपकी कभी भी लगे, लेकिन रिटायरमेंट निश्चित होता है। इसके लिए मानसिक स्थिति हमारी पहले से ही, हम तैयार रहते हैं अपने मानसिक रूप से कि हमको रिटायरमेंट फील करना है। यद्यपि एक अनवरत सेवा में हम बहुत सक्रिय रहते हैं और हम विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत योजनाएं बनाते हैं जिनको क्रियान्वित करने में हमारा सक्रिय योगदान रहता है और हम स्वयं अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। रिटायरमेंट के बाद हालांकि इस तरह की क्रियाओं में हम सक्रिय विद्यालय के तो नहीं रहते, लेकिन समाज के लिए हम बहुत कुछ करने को तत्पर रहते हैं। मैं आज इस सोच के साथ अपने इस सम्मान को महसूस कर रही हूँ कि मेरी सेवाओं का ये एक उत्कृष्ट फल है और मैं आगे भी अपने जीवन में अपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए जो मुझसे सहयोग होगा मैं करती रहूँगी, क्योंकि छात्राएँ और छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी शिक्षा, उनका नैतिक चरित्र, ये सब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और उन मूल्यों को बनाए रखना ही एक शिक्षक का महान कर्तव्य है, जिसको उसे पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का त्रिदिवसीय कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से संजय कम्युनिटी हॉल में चल रहा था और आज उसका समापन हुआ है राष्ट्रगान के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पर शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी हुए। इस 3 दिन के कार्यक्रम की झलकियाँ भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी। तो जो कल्चरल प्रोग्राम हुए उसके जो कलाकार लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर कलाकार क्यों बुलाए गए थे इस शिक्षक कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल है और मैं यहाँ KDM इंटर कॉलेज बरेली से संगीत शिक्षक हूँ। ओमपाल जी, यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम हुआ शिक्षकों का, शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई, तमाम और बातें हुई, भाषण हुए, सम्मान हुए। आपका कार्यक्रम बीच में किस समय पर रखा गया और क्यों? देखिए, प्रथम दिन जो है स्वागत गीत और सरस्वती वंदना से हमारा स्टार्ट हुआ था और हमारे साथ हैं मंजू रानी मैडम जो कस्तूरबा इंटर कॉलेज से हैं। आपने उस दिन सरस्वती वंदना और मैंने स्वागत गीत से प्रारंभ किया था। उसके बाद ये रूपरेखा थी कि शाम को जो दूर दराज से आए शिक्षक हैं, दिन भर की थकावट, क्योंकि संगीत को एक माना गया है, एक थकावट दूर करने का, मानसिक शांति पहुंचाने का प्रतीक माना गया है, इसलिए हमने शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जो शाम को 7 बजे से और 9 बजे तक, बल्कि 10 बजे तक चलता रहा, क्योंकि विभिन्न जनपदों से आए लोगों ने भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। लेकिन उसमें ख़ास तौर से बरेली मुझे प्रभारी बनाया गया था सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। उस नाते मेरी जिम्मेवारी ये थी कि मैंने यहाँ के जो माध्यमिक शिक्षक हैं, संगीत शिक्षक हैं, उनको एकत्रित करके एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिससे कि विभिन्न जिलों के आए हुए लोगों ने उसका आनंद उठाया और उन्होंने खुद भी उसमें सम्मिलित होकर प्रतिभाग किया और खुद भी गायन प्रस्तुत किया।
जिससे उनका एक अच्छा अनुभव रहा और उन्होंने ये अप्रिशिएट भी किया कि माध्यमिक स्तर से हमने बाहर से कोई कलाकार ना बुला के केवल हम लोगों ने ही इस कार्यक्रम को, सांस्कृतिक संध्या के आयोजन को सफल बनाया। आपने क्या क्या कार्यक्रम पेश किए इसमें? मैं वैसे स्टार्टिंग से ही हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोगों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और थोड़ा शास्त्रीय माहौल को बनाया। उसके पश्चात ओमपाल जी ने स्वागत गीत गाया शास्त्रीय रागों में धुन बनाकर। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने मतलब बहुत आनंद महसूस किया और हम सभी लोगों को बहुत ही एप्रिसिएशन मिला। सभी ने मतलब बहुत ही लुत्फ़ उठाया। हम लोगों ने गज़ल, भजन, लोकगीत इत्यादि की प्रस्तुतियाँ दी और बाहर से आए कलाकारों ने भी बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ लोगों ने अपनी कविताएं, कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत इत्यादि प्रस्तुत किए और कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सभी लोग बहुत ही हर्षित मुद्रा से अपने घर को गए। एक छोटा सा सवाल और आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा। एक तो शिक्षक का दायित्व, दूसरा एक कलाकार का दायित्व, दोनों चीज़ों में सामंजस्य आप लोग कैसे बिठा पाते हैं? कितना परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को दोनों को? परेशानियाँ क्या, विद्यालय का माहौल अलग होता है बच्चों को सिखाने का, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें घर पर जो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपने वादन या गायन को बरकरार रखने के लिए हमें अतिरिक्त, क्योंकि जैसे हर शिक्षक को अगर जो उसमें निपुण होना चाहता है तो उसे घर में भी स्टडी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हम लोग घर में बैठकर रियाज करते हैं और अपने आप को परिपक्व और अपडेट रखने के प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम एक संगीत के साथ साथ एक कलाकार का भी दायित्व निभा पाते हैं। आप एक स्त्री हैं और घर के काम भी बहुत करने पड़ते हैं, संगीत का काम भी देखना पड़ता है, बाहर स्कूल का भी देखना पड़ता है, प्लस शिक्षक में पढ़ाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, इस तरह के कार्यक्रमों में भी शिरकत करनी पड़ती है। कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, एक स्त्री होने के नाते हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस कहते हैं ना, जज्बे के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए उसके पश्चात हम लोग अपने जहाँ पे हम अपॉइंट हैं उस कार्यालय में जाते हैं, अपने कॉलेजेस में। उसके बाद आकर घर का काम समाप्त करके एक्स्ट्रा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियाज़ करते हैं और अलग से छुट्टी के दिन हम लोग तबले वालों को बुलाकर उनके साथ रियाज़ करते हैं और अपनी कुछ धुनें निर्मित करते हैं नई, क्योंकि जज्बा है उसके लिए हमें अपनी कलाकारिता को ज़िंदा रखना है। कुछ आप इतना अच्छा गज़ल गाती हैं और आपको सुना भी हमने शाम को, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कुछ एक ऐसा 2 लाइनें हो जाएं जो मन को प्रफुल्लित दे। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। अच्छा बड़ा अच्छा बताते हैं, हम तेरे शहर में आए हैं। हाँ, ये भी है और भी कई गज़लें हैं, जैसे जब कोई फैसला कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए।